आज हम इस वीडियो के माध्यम से कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में फिक्स एसेट्स रेशियो, स्थायी संपत्ति अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात सोल्वेंसी रेशियो तथा पूंजी दंतीकरण अनुपात कैपिटल गियरिंग रेशियो का अध्ययन करेंगे। फिक्स एसेट्स रेशियो अर्थात स्थायी संपत्ति अनुपात में कुछ लेखक स्थायी संपत्तियों का अनुपात कुल दीर्घकालीन कोषों से ज्ञात करना उचित मानते हैं। इसे वे स्थायी संपत्ति अनुपात की संज्ञा देते हैं। इस अनुपात की गणना करने के लिए नेट फिक्स एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन यानी ह्रास के पश्चात जो शुद्ध स्थायी संपत्तियां हैं उनमें टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग देते हैं। दूसरे शब्दों में नेट फिक्स एसेट्स में नेटवर्थ प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का भाग देकर इस रेशियो की गणना की जाती है। इस रेशियो के प्रमुख घटकों में शुद्ध मूर्त स्थायी संपत्ति यानी नेट टेंजिबल फिक्स एसेट्स हेतु क्या लेंगे, स्थायी संपत्तियों में ह्रास आदि घटाया जाता है तथा दीर्घकालीन विनियोगों को शामिल किया जाता है। कुल दीर्घकालीन कोषों में टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स में अंश पूंजी, संचय एवं आधिक्य तथा दीर्घकालीन ऋणों को शामिल किया जाता है। अब ये देखेंगे कि इस जो स्थायी संपत्ति अनुपात है इसका आदर्श क्या होना चाहिए। तो इस रेशियो का आदर्श माना गया है 0.67:1 यानी 0.67 नेट फिक्स एसेट्स होनी चाहिए टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स की 0.67% यानी 0.67 यानी कि 2/3 लगभग होनी चाहिए। साधारणतः यह अनुपात आदर्श अनुपात से कम होने पर, यदि यह अनुपात आदर्श अनुपात से कम होता है तो वित्तीय स्थिति संतोषजनक मानी जाती है। आदर्श अनुपात से अधिक का अनुपात यह बताता है कि स्थायी संपत्तियां कुल दीर्घकालीन कोषों से अधिक हैं और इससे यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि संस्था ने अल्पकालीन कोषों के प्रयोग के संबंध में अदूरदर्शिता की नीति अपनाई, यानी कि वो दूरदर्शी नहीं है। स्थायी संपत्तियों की वित्त व्यवस्था चालू दायित्वों का प्रयोग किया गया, यानी कि चालू करंट लायबिलिटीज हैं उनका प्रयोग फिक्स एसेट्स के मैनेजमेंट में, फाइनेंसिंग में किया गया है, जो दीर्घकालीन शोधन क्षमता की दृष्टि से कभी भी ठीक नहीं कहा जा सकता। स्थायी संपत्ति अनुपात की गणना के लिए निम्न एक सूत्र और भी प्रयोग किया जाता है जिसमें केवल लॉन्ग टर्म फंड्स अपॉन नेट फिक्स एसेट्स यानी कि उसका विपरीत उल्टा भी काम में लेते हैं। जैसे वो अपन ने पहले ये देखा था कि नेट फिक्स एसेट्स में लॉन्ग टर्म डेट्स का भाग दिया, लॉन्ग टर्म फंड्स का भाग दिया, तो यहाँ उसका विपरीत लॉन्ग टर्म फंड्स में नेट फिक्स एसेट्स का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। शोधन क्षमता अनुपात सोल्वेंसी रेशियो अथवा डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, ये अनुपात संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का मापन और विश्लेषण करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। यह अनुपात ये बताता है कि यदि किसी संस्था को बंद कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्तियों को बेचने से जो धनराशि प्राप्त होगी वह कुल दायित्वों के भुगतान के लिए पर्याप्त होगी या नहीं। यह कुल बाह्य दायित्वों और कुल संपत्तियों के मध्य संबंध बतलाता है, यानी कि स्थायी संपत्तियां हैं उनके कुल संपत्तियों के और कुल बाहरी जो दायित्व हैं उनके बीच का संबंध बताता है। इसके द्वारा यह भी ज्ञात किया जाता है कि संपत्तियों के कितने भाग की ऋणों द्वारा वित्त व्यवस्था की गई है, यानी कि ऋण द्वारा कितनी व्यवस्था की गई है। सोल्वेंसी रेशियो ज्ञात करने के लिए टोटल डेट्स या टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी यानी कि बाहरी जो भी दायित्व हैं उसमें टोटल एसेट्स का भाग देते हैं। टोटल डेट में या टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज में टोटल एसेट्स का भाग देकर इसको ज्ञात किया जाता है। ये अनुपात जितना अधिक होगा लेनदारों के लिए अधिक जोखिम का प्रतीक होगा, यानी कि जितना ज्यादा होगा लेनदारों के लिए, क्रेडिटर्स के लिए उतना ही जोखिम का प्रतीक होगा। 100 में से स्वामित्व अनुपात घटाने पर शोधन क्षमता अनुपात ज्ञात होता है। स्वामित्व प्रोप्राइटरी रेशियो अगर घटा दें 100 में से तो शोधन क्षमता अनुपात ज्ञात होता है।
कुछ लोग संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता के मापन के लिए ऋण मूर्त संपत्ति अनुपात ज्ञात करना अधिक उपयुक्त समझते हैं। ऋण मूर्त संपत्ति अनुपात यह बतलाता है कि मूर्त संपत्तियों के कितने भाग के लिए ऋण द्वारा वित्त प्राप्त किया गया है। इसकी गणना करने के लिए जो सूत्र प्रयोग किया जाता है वह होगा टोटल डेट्स अपॉन टोटल असेट्स माइनस इनटेंजिबल असेट्स, यानी कुल ऋण हैं उनमें किसका भाग देंगे, टोटल असेट्स में से इंटेंजिबल असेट्स को घटाकर उसका भाग देंगे, तो ये रेशियो अनुपात ज्ञात हो जाएगा। ऋण में अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। टोटल डेट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को शामिल करेंगे। मूर्त संपत्तियों की गणना करने के लिए टोटल टेंजिबल एसेट्स, टोटल मूर्त संपत्तियों की गणना करने के लिए कुल संपत्तियों में से अमूर्त व अदृश्य संपत्तियां जैसे गुडविल है, P&L अकाउंट का डेबिट शेष है, इनको घटा दिया जाता है। यह अनुपात जितना कम होगा ऋणदाताओं को उनके ऋण के लिए उतनी ही सुरक्षा प्राप्त होगी, यानी कि जितना कम होगा ऋणदाताओं को ऋण की उतनी ही सुरक्षा प्राप्त होगी। ऋणदाताओं के विपरीत स्वामियों का स्वार्थ तुलनात्मक अधिक अनुपात में होता है, यानी ज़्यादा होगा तो ये स्वामियों के लिए अधिक फेवरेबल होगा, क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के कारण एक तरफ उनकी आय में वृद्धि होती है और दूसरी तरफ व्यवसाय का नियंत्रण भी तुलनात्मक कम विनियोजन से भी उनके हाथों में बना रहता है, यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट भी वो उठाते हैं और कम पैसा लगाकर वो एक व्यवसाय पर नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार ये अनुपात एक तरफ ऋणदाताओं को प्राप्त सुरक्षा का सूचक है और दूसरी तरफ संस्था की ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की प्रवृत्ति का द्योतक भी है। पूंजी संरचना अनुपातों में पूंजी दंतीकरण अनुपात भी एक महत्वपूर्ण अनुपात है। कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो से तात्पर्य स्थिर आय पूंजी और परिवर्तनशील आय पूंजी के मध्य संबंध बताता है, यानी कि जो ऐसी कैपिटल जिस पर इनकम स्थिर है और दूसरी ऐसी पूंजी जिस पर इनकम स्थिर नहीं है। तो स्थिर किस पे होती है, या तो ऋण पूंजी पे होती है या पूर्वाधिकार अंश पूंजी पे होती है। और परिवर्तनशील आय किस पर होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स पर, क्योंकि उनका डिविडेंड कभी भी फिक्स नहीं होता कि कितना डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। जबकि ऋण पत्रों पर क्या होगा, ब्याज निश्चित होता है। पूर्वाधिकार अंशों पर भी जो लाभांश है वो पहले से स्थिर होता है। तो स्थिर आय पूंजी से अभिप्राय ऐसी पूंजी से है जिस पर प्रत्याय की दर निश्चित या स्थिर होती है, जैसे ऋण पूंजी जिस पर ब्याज की दर स्थिर और निश्चित होती है, और पूर्वाधिकार अंश पूंजी जिस पर प्राय लाभांश की दर निश्चित होती है। इसके विपरीत परिवर्तनशील आय पूंजी का तात्पर्य साधारण अंश पूंजी से होता है, क्योंकि यह एक ऐसी पूंजी होती है जिस पर लाभांश की दर बराबर परिवर्तित होती रहती है। स्थिर आय पूंजी में पूर्वाधिकार अंश और ऋण पूंजी सम्मिलित की जाती है, जबकि परिवर्तनशील आय पूंजी में सामान्य अंश पूंजी, संचय तथा आय वितरित लाभों को सम्मिलित किया जाता है। कुछ विद्वान इसमें केवल समतांश पूंजी को ही सम्मिलित करते हैं, यानी कुछ तो क्या करते हैं, समतांश पूंजी, संचय और अवितरित लाभों को सम्मिलित करते हैं, और कुछ इसमें केवल इक्विटी शेयर कैपिटल को केवल करते हैं। परंतु इसमें संचित कोष और अवितरित लाभों को शामिल करने पर स्थिर लागत वाली पूंजी के लिए अधिक सुरक्षा होती है, मतलब ज़्यादा सेफ्टी होती है। इसकी गणना के लिए जो सूत्र प्रयुक्त होता है, गणना का जो सूत्र है वो होगा फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, यानी कि स्थिर आय वाली पूंजी में वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल का भाग देंगे। अब फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में अभी अपन ने समझा था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस शामिल होंगे। कैपिटल गियरिंग रेशियो की गणना करते समय यदि समतांश पूंजी को ही शामिल किया जाए केवल, तो ऐसी स्थिति में गणना का जो सूत्र होगा उसमें फिक्स्ड बियरिंग कैपिटल, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म फंड्स होंगे, उसमें केवल भाग देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का। ये अनुपात जितना अधिक होगा कैपिटल गियरिंग रेशियो,
कैपिटल गियरिंग रेशियो जितना अधिक होगा, संस्था के लाभों पर स्थिर व्ययों का भार भी उतना ही अधिक होगा, और आर्थिक तेजी के समय सामान्य अंशधारियों को समता पर व्यापार का से उतना ही लाभ होगा, लेकिन आर्थिक मंदी में उन्हें उतनी ही हानि उठानी पड़ेगी। यानी कि तेजी के टाइम में तो फायदा होगा, पर मंदी के टाइम में नुकसान होगा। प्रत्याय मतलब रिटर्न की जो दर है स्थिर और निश्चित होने पर उच्च गियर अनुपात सामान्यतः अंशधारियों के हित में होता है। पूंजी कैपिटल गियरिंग रेशियो से जो लाभ होते हैं मुख्यतः उनमें से ये अनुपात एक उपक्रम के संतुलित पूंजी संरचना प्राप्त करने में सहायक होता है। यह अनुपात पूंजी संरचना की व्याख्या करता है। नीचा गियर अनुपात समता पर व्यापार को व्यक्त करता है। इसकी सहायता से समता पर व्यापार की स्थिति ज्ञात की जा सकती है तथा यह जाना जा सकता है कि यह किस सीमा तक है। कुछ विद्वान कैपिटल गियरिंग रेशियो में फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल का भाग देने की बजाय वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल का भाग देते हैं। कुल मिलाकर चाहे वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में भाग देकर वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग में फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल का भाग दो, या फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल का भाग दो, अनुपात यही बताएगा कि दोनों जो कैपिटल हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, इनमें आपस में क्या संबंध है। धन्यवाद।